Assalamualaikum. This is Sir Mohammad Hamza here from Accounting. So today we are going to discuss a statement of cash flows, and it is one of the major topics for A2 accounting, and it is my most favorite topic for A2 accounting. तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होता क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और ये बनता क्यों है. तो सबसे पहली बात, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैश बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है. बाय कैश बेसिस आई मीन कि उसमें मेनली कैश इनफ्लोज आएंगे और कैश आउटफ्लोज आएंगे. और कैश इनफ्लोज को आप कैश रिसीव भी समझ सकते हैं और कैश आउटफ्लो को आप कैश पेमेंट्स भी समझ सकते हैं. And this is in contrast to something which you guys have studied previously. अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन कंट्रास्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनता है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज द न्यू वर्ड फॉर इनकम स्टेटमेंट. तो नवंबर 2023 तक इनकम स्टेटमेंट का वर्ड यूज हो रहा था. अब फ्रॉम जून 2023 द वर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इनकम स्टेटमेंट. और आप लोग इस चीज के लिए स्पेसिमेन पेपर्स जाके भी चेक कर सकते हैं. तो उसमें इनकम स्टेटमेंट की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का वर्ड यूज हुआ है इन बोथ एएस एंड ए2 स्पेसिमेन पेपर्स. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर होती थी. उसमें रेवेन्यू अर्न करने के हिसाब से फॉर द ईयर एंड एक्सपेंसेस इंकर करने के हिसाब से फॉर द ईयर रिकॉर्ड होते थे. तो उसमें रेवेन्यू अर्न पे रिसीव करने के हिसाब से और एक्सपेंसेस पे करने के हिसाब से नहीं, बल्कि जितना रेवेन्यू अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर और एक्सपेंसेस जितने इंकर किए ड्यूरिंग द ईयर उसके हिसाब से रिकॉर्ड होते. और इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी आती है. फॉर इंस्टेंस डेप्रिसिएशन, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट एक्सेट्रा. और ये तो आप लोग को पता होगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करने होते हैं. और पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को आईएएस या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने होते हैं. तो आईएस 7 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से डील करता है. तो कंपनी अगर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को प्रिपेयर करके पब्लिक इंक्लूड करेगी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो वो एक तरह से आईएएस 7 फॉलो कर रही होगी. तो एक तरह से समझ लें ये पूरा चैप्टर जब आपका आईएएस 7 है.
अब यूजुअली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइडेड होगी, क्योंकि वो सर्टेन कैलकुलेशंस के लिए यूज करनी होती है। तो अगर हम सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस को देखेंगे तो उसमें हमें सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नजर आ रहे होंगे। तो उनको देख के हम ये तो बता सकते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुआ है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर डिक्रीज हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा होगा दैट एग्जैक्टली ड्यू टू विच ट्रांजैक्शंस the cash and cash equivalents of a business increase during the year or decrease during the year. तो इसका आंसर अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से मिल जाएगा। तो अगर किसी रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है कि ड्यू टू विच ट्रांजैक्शंस द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ बिजनेस बिकेम बेटर और वर्थ ड्यूरिंग द ईयर, सो दैट विल बी शोन बाय द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये भी एक फायदा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने का। अब जरा इसके फॉर्मेट पे बात कर लेते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का फॉर्मेट, वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का जो फॉर्मेट है वो 3 सब हेडिंग्स पे बेस्ड है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यूजुअली तो स्टूडेंट्स रट भी लेते पूरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का फॉर्मेट के ऑपरेटिंग में कौन से इनफ्लोज और आउटफ्लोज आएंगे, इन्वेस्टिंग में कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे। लेकिन अगर आप लोग बिग स्टूडेंट्स ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अगर कोई इनफ्लोज या आउटफ्लोज ऑपरेटिंग में आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग में आ रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ रहे हैं, तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अगर आप लॉजिकली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का फॉर्मेट जो है वो उसको अंडरस्टैंड भी बेहतर करेंगे और वो आप लोग को ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगा या ज़्यादा टाइम तक आप लोग उसे रिटेन कर पाएंगे। अगर आप लोग से वो रट्टा तोते की तरह लगा लेंगे तो 3 से 4 दिन में आप भूल भी जाएंगे। एंड अनदर थिंग इज दैट विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू रिटेन द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ये फॉर्मेट आप लोग को याद होता जाएगा। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के ट्रांजैक्शंस इन 3 सब हेडिंग्स में आते हैं। तो अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फिलहाल आप लोग इतना समझ लें कि जो इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट होता है वो एक्रूअल बेस्ड होता है। तो हम उस एक्रूअल बेस्ड प्रॉफिट को, इनकम स्टेटमेंट वाले प्रॉफिट को हम कैश बेस्ड प्रॉफिट में चेंज करेंगे, जो कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कहलाएगा नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन अगर पॉजिटिव फिगर है और नेट कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेशंस अगर वो नेगेटिव फिगर है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यूजुअली जो हम नॉन करेंट एसेट्स पे कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो नॉन करेंट एसेट अगर हम परचेज करें तो वो ऑब्वियसली कैश आउटफ्लो होगा। नॉन करेंट एसेट को हम डिस्पोज ऑफ करके या उनको बेच के जो रिसीव कर रहे हैं वो कैश इनफ्लो होगा। और कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की भी उसकी वजह से कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है
फॉर इंस्टेंस कंपनी ने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्ट किया और उसकी वजह से वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, तो दैट इनकम विल बी शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये होता है कि कंपनी जो मेन दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रेज करती है, या तो लाइबिलिटीज या डेट से फाइनेंस रेज करेगी, या कंपनी इक्विटी से फाइनेंस रेज करेगी, तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगी। और अभी मैं आपसे थोड़ा डिटेल में भी इसका फॉर्मेट डिस्कस करूंगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का। तो अब ये डिटेल फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे मेन टास्क यही होता है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस को कैश बेस्ड प्रॉफिट या नेट कैश फ्लो जनरेटेड यूज्ड इन ऑपरेशंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड हो रहे, नॉन कैश इनकम अगर कोई है तो वो माइनस हो रही है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। तो इन दिस एग्जांपल अकाउंटिंग पीएलसी हैज रेवेन्यूज ऑफ 100,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022. Accounting calculates profit on cash basis and does not take into account non-cash transactions. Calculate accounting PLC's profit. तो सिंपली रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस से प्रॉफिट आ जाएगा। Now in second example, accounting PLC has revenues and expenses for the year ended 31st December 2022. Same revenues and expenses as in the previous example. Though accounting prefers cash basis accounting, but its newly hired and experienced accountant has suggested that company should adjust non-cash transactions for more accurate profit. Thus, he has advised that depreciation of 10,000 and decrease in provision for doubtful debt of 1,000 should be included. Calculate accounting PLC's new profit or updated profit. So we are going to do that. So 100,000 minus 40,000. Depreciation is a non-cash expense, so it will be deducted. While decrease in provision for doubtful debt is a non-cash income, so it will be added. So now we can calculate updated profit. So now the updated profit is 51,000. अब ऊपर हमने सिर्फ रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो कि कैश बेस्ड थे, यानी जितना रेवेन्यू रिसीव किया और जितने एक्सपेंसेस पे किए उसके हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया था। एग्जांपल 2 में अकाउंटेंट ने एडवाइस के नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को भी इंक्लूड करना चाहिए, तो उनको इंक्लूड करके प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सेक्शन है ना, इन सिंपल वर्ड्स ये जो इनकम स्टेटमेंट का एक्रूअल बेस्ड प्रॉफिट है, इसको इस कैश बेस्ड प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होता है। तो अब यहाँ मैं क्या करूंगा, क्या होगा मुझे इस सिंपली मैं ये करूंगा 51,000 में जो डेप्रिसिएशन मैंने माइनस किया उसको मैं ऐड बैक करूंगा, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस था मैंने माइनस किया था, अब मैं इसको ऐड बैक कर दूंगा। जो नॉन कैश इनकम मैंने ऐड कराई थी उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो आप देखिएगा कि ये जो एक्रूअल बेस्ड प्रॉफिट है ये नेट कैश फ्लो या कैश बेस्ड प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये वापस 60,000 आ गया।
लेकिन ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। अब एक्चुअल जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का क्वेश्चन होता है उसमें ये ज्यादा एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती है। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस नेट कैश फ्लो जनरेटेड या यूज्ड इन ऑपरेशंस में जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप सो आप लोगों को नॉन कैश ट्रांजेक्शंस क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आप देखें तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की एडजस्टमेंट्स है। तो ये दीज आर नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन्वेंट्री अगर इंक्रीज हो रही है तो वो कैश आउटफ्लो होगा, क्योंकि या तुम ज्यादा गुड्स फॉर रीसेल परचेज कर रहे हैं और या तो हमारे ज्यादा गुड्स सेल नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली हमारे पैसा जो है फिर वो इन्वेंट्री में स्टक है, तो दैट विल बी कैश आउटफ्लो। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो या तुम कम गुड्स परचेज कर रहे हैं या हमारे गुड्स सेल आउट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट विल बी एन इनफ्लो। इसी तरह ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे तो वो कैश आउटफ्लो होगा, क्योंकि इसका मतलब हमारी लीनियन क्रेडिट पॉलिसी या क्रेडिट कस्टमर्स हमें पे करने में ज़्यादा डेज लगा रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगा रहे, तो हमारा पैसा क्रेडिट कस्टमर्स पे फंसा हुआ है। वेयरएस अगर ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे तो इसका नाम ट्रेड रिसीवेबल से पेमेंट्स रिसीव कर रहे, तो दैट विल बी एन इनफ्लो। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे तो वो आउटफ्लो होगा, इसका नाम एडवांस पे हम ज़्यादा एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। और इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो इनफ्लो होगा, इट मीन्स हम कम एक्सपेंसेस एडवांस पे कर रहे हैं। अदर रिसीवर्स जो है वो ये मैंने इस पे एक्रूड इनकम के लिए यहाँ मेंशन किया इसको। तो अगर अदर एक्रूड इनकम एक तरह से इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब जो इनकम हम अर्न कर चुके हैं लेकिन रिसीव नहीं किया वो इंक्रीज हो रही है, तो वो आउटफ्लो होगा। इसका मतलब हमारी जो इनकम अर्न है वो रिसीव नहीं की। और अदर रिसीवर्स या एक्रूड इनकम अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब हम जो इनकम अर्न करी है वो हम रिसीव भी कर रहे हैं। इंक्रीज डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, अब ट्रेड पेबल्स अगर इंक्रीज होंगे तो वो इनफ्लो होगा। अब क्यों? क्योंकि ट्रेड पेबल्स अगर इंक्रीज हो रहे तो इसका मतलब क्रेडिट सप्लायर्स की पेमेंट्स को डिले कर रहे हैं। और आप लोगों ने शायद एक चीज सुनी हो, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो जो पेमेंट्स हम बचाएंगे वो पैसे हम अपने पास सेव करेंगे एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस। मेरे ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं इसका हम सप्लायर्स की ड्यू पेमेंट्स कर रहे हैं, तो वो आउटफ्लो होगा ऑब्वियसली। इसी तरह एक्रूड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे तो उसका तो वही पेमेंट डिले कर रहे इसलिए कैश इनफ्लो होगा। एक्रूड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे इसका नाम ड्यू एक्सपेंसेस पे कर तो आउटफ्लो होगा। अदर पेबल्स मैंने मेनली प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए लिखा है, प्रीपेड इनकम के लिए लिखा है सॉरी। तो प्रीपेड इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका नाम एडवांस में इनकम रिसीव कर रहे हैं, बेशक उसे अर्निंग के जगह रिसीव करे तो ऑब्वियसली वो इनफ्लो होगा। और अगर प्रीपेड इनकम डिक्रीज हो रही है तो इसका नाम एडवांस में हम कम इनकम रिसीव कर रहे हैं। तो ये सब जो एडजस्टमेंट्स कर लेंगे और उसका फिर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फिगर है, नेगेटिव है तो नेगेटिव फिगर है। अगर ये पॉजिटिव फिगर है तो ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड हो जाएगी, अगर ये नेगेटिव फिगर है तो ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस हो जाएगी। इसके बाद हमारा कैश फ्लो जनरेटेड या यूज्ड इन ऑपरेशंस आ जाता है। पॉजिटिव है तो जनरेटेड, नेगेटिव है तो यूज्ड इन ऑपरेशंस। अब ये नेट कैश फ्लो जनरेटेड या यूज्ड इन ऑपरेशंस तब आएगा जब इसमें से हम इंटरेस्ट और टैक्स पेड माइनस करेंगे। तो या तो ये क्वेश्चन में दिए हुए होते या आपको इनका एक्सपेंस का रफ टी अकाउंट बना के इनको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। इनकम स्टेटमेंट में जितना ईयर का हमारा टैक्स और इंटरेस्ट ड्यू होता है वो आता है, यहाँ सिर्फ जितना पे किया है वो आएगा। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में यूजुअली जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सेक्शन है वो ज्यादा डिमांडिंग होता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की कन्वर्जन करनी होती है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में ज्यादातर इनफ्लो और प्लेन जो कैश इनफ्लो से कैश आउटफ्लो से वही आते हैं। नॉन करंट एसेट परचेज करे तो आउटफ्लो होगा, नॉन करंट एसेट्स को बेच डिस्पोज ऑफ करके सेल करके रिसीव करे तो वो इनफ्लो होगा। इसी तरह कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनकम है तो वो इनफ्लो होगी। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। अब शेयर्स इशू करके हम अगर फाइनेंस रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली शेयर्स हम इशू करते हैं ताकि फाइनेंस है कंपनी में, तो वो इनफ्लो होगा। जैसे हम डिबेंचर्स या डिबेंचर्स इशू करके बैंक लोन से फाइनेंस रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट विल आल्सो बी एन इनफ्लो। या तो ये दिए होंगे आपको कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। इसी तरह लोन की डिबेंचर्स की हम रीपेमेंट कर रहे हैं तो वो कैश आउटफ्लो होगा। अच्छा, और अगर हम शेयर से फाइनेंस रेस करते हैं तो हमें कभी कभी डिविडेंड्स भी पे करना पड़ता है टू कीप शेयर होल्डर्स सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, तो दैट विल बी एन इनफ्लो आउटफ्लो सॉरी। अब
उसके बाद हमें करना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेट कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग का नेट कैश फ्लो, फाइनेंसिंग का नेट कैश फ्लो, इन तीनों को आपस में प्लस माइनस करके डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव फिगर्स हमारा इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश आ जाएगा। उसमें हम ओपनिंग बैलेंस कैश का पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा उसे एडजस्ट कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। अब अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्वेश्चन में गिवन है तो उसमें जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा उससे ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का जो फाइनल आंसर है वो मैच करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज करेक्ट बनाई है एंड बी रेडी टू अर्न हाई मार्क्स। आई होप आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मेट से रिलेटेड सर्टेन चीजें क्लियर हुई होंगी।